अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you very much for inviting me, Arzu. Thank you so much. जी सर आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान की। इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है। बांग्लादेश के इस वक्त जो केयर प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ बड़ी गर्मजोशी दिखाई जा रही है। आपके ख्याल से जब से बांग्लादेश बना या पाकिस्तान से अलग हुआ तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशंस कैसे रहे हैं और भारत के साथ कैसे रहे? देखें, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले जब पहली फेडरल कैबिनेट बनी तो उसके अंदर सिर्फ एक बंगाली को रखा गया एज ए मिनिस्टर। फजलुर रहमान साहब कोई थे और बाकी जितने मिनिस्टर थे वो ये वेस्ट पाकिस्तान से थे। तो लोगों वहाँ पे ये भी रिजेंटमेंट हुई और वहाँ पे जो बड़े नाम थे बंगाली पॉलिटिशियंस का जो मुस्लिम लीग में रहे, हुसैन शहीद सोहरवर्दी और ये इन लोगों को नहीं रखा बल्कि नॉन डिस्क्रिप्ट बंगाली मुस्लिम। ठीक है, उसके अंदर एक बंगाली दलित मिनिस्टर भी थे, जोगिंदर नाथ मंडल, लॉ मिनिस्टर, लेकिन वो एक डेकोरेशन थी, नॉट उसको मिनिस्टर बनाने के बाद कोई ख़ास एक्टिविटी मंडल जी ने नहीं की। हाँ जी, उसके बाद हम देखते हैं कि ऑलरेडी फरवरी 1948 में जो थे नवाब ऑफ ढाका फैमिली के ख्वाजा नाज़मुद्दीन, उन्होंने ऐलान किया कि उर्दू शुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ये वहाँ से यानी शोशा वहाँ से छेड़ा गया। फिर प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने भी ये कहा। देन मोहम्मद अली जिन्ना वेंट देयर एंड आई थिंक ऑन द 21st ऑफ मार्च 1948 उनकी तकरीर है कि आई टेल यू उर्दू विल बी द सोल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया। जिसके बाद पहले क्लैशेस हुए वहाँ पे, अपना स्टूडेंट्स के और पुलिस के और ये और वो। खैर, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में एक रिजेंटमेंट पैदा शुरू हो गई कि जितने ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, अयूब खान वाज पोस्टेड देयर फॉर एग्जांपल, और वो जो हैं दे लुक डाउन अपॉन अस बंगालीज। ये रिजेंटमेंट पैदा हुई। तो जो पहला इलेक्शन हुआ प्रोविंशियल, उसके अंदर हाँ वेरी इंटरेस्टिंग, 1950 में वहाँ की मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म कर दिए। ये ज़रा नोट करने वाली बात है। लेकिन वहाँ पे लैंड रिफॉर्म इसलिए किए गए कि जो लैंड ओनर्स थे ज़्यादातर वो हिंदू थे और वो या तो भाग गए थे ईस्ट बंगाल से, या इसके बाद वो वहाँ से जाना शुरू हो गए। ठीक है, 1950 के अंदर ही वहाँ पे हिंदुओं पे हमले शुरू हुए, और जोगिंदर नाथ मंडल जो हैं, जो लॉ मिनिस्टर है, उनका एक लेटर है, यू कैन लुक इट अप, वो गूगल पे मिल भी जाता है, 16 सफ़े का है, जिसमें उन्होंने पूरे इल्ज़ाम लगाए हैं कि कैसे हिंदुओं के ऊपर पाकिस्तान में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है, ख़ास तौर पे क्योंकि हमारी तरफ से तो निकाल ही दिए थे हमने। वहाँ पे इन 1947 29-28% थे। इन हमलों के बाद कम होनी शुरू हो गई परसेंटेज। तो देन मंडल रिजाइंड एंड क्वाइटली वेंट टू इंडिया, और वहीं फिर ही लिव्ड हिज लाइफ देयर। ईस्ट पाकिस्तान नहीं गए, ही वेंट टू इंडिया, वहाँ पे रहे। सो ये हमला जब हुआ तो उस ज़माने में शायद सरदार पटेल अभी ज़िंदा थे, होम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि वी शुड अटैक,
ईस्ट पाकिस्तान, एंड या 48 में ये कुछ काम शुरू हो गया था, एंड जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, इससे जो हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। खैर, वो ज़माना गुजर गया, और फिर जो नया इलेक्शन हुआ 1954 में, उसमें मुस्लिम लीग की जो वहाँ की क़यादत थी, उसको सिर्फ शायद 4 या 5 सीटें मिली। बाकी एक यूनाइटेड फ्रंट बना था जिसका नाम था जुगतू फ्रंट, जिसके अंदर अवामी लीग थी, मौलाना बशानी थे और भी लोग थे। तो वो प्रोविंशियल हुकूमत जब बनी तो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको डिसमिस कर दिया गया कि ये हुकूमत जो है ये एंटी पाकिस्तान है, और ये कम्युनिस्ट जो हैं इसको रन कर रहे हैं। तो फिर एक नई रिजेंटमेंट उनमें हुई कि अब हम जिनको इलेक्ट करते हैं उनको ये बनने नहीं देते, मिनिस्ट्री नहीं रहने देते उनकी। वेरी इंटरेस्टिंग, जो उस ज़माने में मेरे ख्याल से फिर गवर्नर बनाया गया वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, जो एक्चुअली ओरिजिनली केम फ्रॉम ईस्ट बंगाल, ऑल्दो ही वाज नॉट बंगाली स्पीकिंग। ये पर्शियन उर्दू स्पीकिंग लॉट, वो एरिस्टोक्रेसी थी जो वहाँ पे रहती थी, मुर्शिदाबाद में या इधर कैलकाटा इस किस्म के इलाकों में, वेस्टर्न बंगाल भी हो सकता है। तो ये रिजेंटमेंट बढ़ती गई। नया पॉइंट ऑफ रिजेंटमेंट जो हुआ वो था कि इन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डिसमिस कर दी, जिसके स्पीकर थे मौलवी तमीजुद्दीन बंगाली। उन्होंने वो केस सिंध हाई कोर्ट में किया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल के पास कोई पावर्स नहीं है डिसमिस करने की। लेकिन फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, हेडेड बाय गुलाम मोहम्मद, मलिक गुलाम मोहम्मद, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ले गए केस, और वहाँ पे जो फैसला हुआ वो ये था, वेरी इंटरेस्टिंग, कि पाकिस्तान तो कोई इंडिपेंडेंट स्टेट ही नहीं है, वी आर स्टिल अ ब्रिटिश डोमिनियन, एंड द क्वीन इज द हेड ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट, एंड Malik Ghulam Muhammad is her representative as Governor General. So if he thinks कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली अब रिप्रेजेंटेटिव नहीं रही, क्योंकि ये इलेक्ट 48 में हुए, 46 में हुए थे पाकिस्तान बनने से पहले, तो लिहाजा ही कैन डिसमिस। तो वहां से भी हम देखते हैं कि एक रिजेंटमेंट पैदा हुई। फिर पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तानियों ने कैसे किया कि इन्होंने पैरिटी का इशू ले आए कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी नेशनल असेंबली में। हाँ, एक बात मान ली कि 2 नेशनल लैंग्वेज होंगी, उर्दू और बंगाली, ये माना, साथ-साथ पैरिटी का इशू ले आए। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 55% थी, वेस्ट पाकिस्तान की सारी मिला के 45% थी, तो पैरिटी के इशू पे भी एक झगड़ा हुआ। तो इस तरीके से बाद में जो शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग जो आगे बढ़ी वहाँ पे ज़्यादातर, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसमें फॉरेन एक्सचेंज तो जूट की एक्सपोर्ट से होता है। जूट जो है वो ये क्या कहते हैं यार, बैग बूग बनाने के लिए ना इस्तेमाल होता था। अब तो उसका इस्तेमाल शायद कम हो गया है, प्लास्टिक के बैग ज़्यादा बनते हैं। बोरियाँ बोरियाँ बनती थी जूट की। हाँ जी, तो उन्होंने कहा मेन फॉरेन एक्सचेंज तो ईस्ट पाकिस्तान से आता है, लेकिन ये सारा वेस्ट पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन में इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह फिर वहाँ पे एक रिजेंटमेंट पैदा हुई। और अगर आप अयूब खान की एक वो किताब पढ़ेंगे, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, तो वहाँ वो कहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तानी जो हैं ये हमेशा वॉरियर रहे हैं, रूलर रहे हैं, लेकिन बंगाली जो हैं इनको हमेशा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है, और ये समझते हैं कि बट दे आर वेरी गुड एजिटेटर्स, ये उन्होंने कहा है कि शोर बहुत मचाते हैं, तंग बहुत करते हैं, लेकिन इनमें कोई काबिलियत ना लड़ने की है
कि मैंने जाके जब देखा इनकी बॉडी मेजरमेंट ये तो वो फिट नहीं होते एज फाइटर्स। तो ये सारी चीजें इधर से जो है ना रिजेंटमेंट अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान पैदा होती रही। ये भी हो गया कि यहाँ से माल लूट के ये ले जाते हैं उधर। तो फाइनल जो प्रॉब्लम बना वो थी 1970 का इलेक्शन, जिसमें अवामी लीग जो है वो 300 इलेक्टेड जो सीटें थी, 13 सीटें नॉमिनेटेड थी फॉर विमेन। हाँ, तो 300 इलेक्टेड सीट्स में से उन्होंने 162 मेरे ख्याल ले ली थी, और उसके बाद शायद 2 सीटें मुस्लिम लीग के पास आई थी। मगर 300 की सीट में 160 161 जो है गिव्स यू द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो वो फिर वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने मिलके नहीं माना, और फिर सिविल वॉर हुई जिसका हमने कई दफ़ा जिक्र किया है। उस सिविल वॉर में बहुत से बंगाली वेस्ट बंगाल में आए, जिसको फिर वहाँ से मुक्ति बहिनी बनी। मुक्ति बहिनी को इंडिया ने आर्म किया, उनको वेपन्स दिए, ट्रेनिंग्स दी। उन्होंने जाके फिर पाकिस्तान आर्मी के साथ एक जंग की, सिविल वॉर होती रही मार्च से लेके दिसंबर तक। मेरे ख्याल से नवंबर में इंडियन आर्मी भी आ चुकी थी, बट मुक्ति बहिनी के वो आउटफिट्स में। लेकिन एविडेंस यही बताता है। दिसंबर में फिर जंग शुरू हो गई, ओपन, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया की और पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान हार गया। और उसके बाद 94,000 वेस्ट पाकिस्तानी जो हैं वो पीओडब्ल्यू बने। इधर से कई हजार बंगाली वेस्ट पाकिस्तान में रहते थे। भुट्टो साहब जो प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि तब तक हम बंगालियों को नहीं जाने देंगे जब तक ये पीओडब्ल्यू आप नहीं छोड़ेंगे। तो फिर शिमला अग्रीमेंट हुआ और पीओडब्ल्यू आ गए, इधर से बंगालियों को जाने दिया। वहां पे बन गया बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर किया। तो 16 को आप कह सकते हैं कि वहां की एक बांग्लादेश एक बिल्कुल। आजाद मुल्क बना। लेकिन सर लेकिन हमारे लेकिन सर हमारे रिलेशंस कैसे रहे, क्योंकि भारत के साथ जब हम अलग हुए तब तो हमारे रिलेशन आज तक ठीक नहीं हो पाए। जी जी, तो जाहिर है इसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस कभी अच्छे नहीं हुए। अब जाके जब वो हसीना वाजिद की हुकूमत ओवरथ्रो हो गई है, तो ओपनली अब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। इससे पहले हमने बात की थी, प्रोफेसर शहीदुज़्ज़मान ने कहा कि हमें पाकिस्तानी मिसाइल अपने बॉर्डर पे लाने चाहिए, हमें एक न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए। तो ये प्रोवोकेशंस है ना। अब वहाँ के जो देखें, वहाँ पे 2 पार्टियां इमर्ज की बांग्लादेश बनने के बाद। एक तो शेख मुजीबुर रहमान के ख़ानदान की। शेख मुजीबुर रहमान को तो उनके अपने आर्मी ऑफिसर्स ने कत्ल कर दिया था। और वहाँ पे फिर जनरल ज़ियाउर रहमान आए, और एक और भी थे जनरल जो प्रेसिडेंट बने। और खालिदा ज़िया जो हैं वो जनरल ज़िया की शायद बीवी हैं। शी वाज प्राइम मिनिस्टर फॉर अ वाइल। इन दोनों लेडीज का बहुत, वो क्या कहते हैं, फीमेल हेट्रेड जो है वो नोटोरियस है। तो अब वो वाला जो दूसरा ग्रुप है सपोर्टेड बाय जमात इस्लामी, वो अब पावर में आ गया है। तो वो दे आर कल्टिवेटिंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज ईगर टू कल्टिवेट देम। तो जाहिर है बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशंस तो नॉर्मल अभी नहीं हो रहे, बल्कि खासे, वो क्या कहते हैं, एस्ट्रेंज्ड अंग्रेजी में कहते हैं, एक दूसरे से दूरी हो गई। तो ये सिचुएशन है अब। लेकिन सर भारत के साथ तो हमने देखा कि हमारे टर्म्स कभी बेहतर नहीं हो पाए, लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा वो टेंशन नहीं रही पाकिस्तान की जो भारत के साथ रही। और अब जब नई गवर्नमेंट आई है, केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, तो बहुत ही गले वाले मिले जा रहे हैं।
और उसकी क्या वजह आपको लगती है? क्या वो भारत से थोड़ी दूरी हो जाएगी बांग्लादेश की? देखें, जो लोग हुकूमत में आए हैं वो तो शायद यही चाहते हैं, लेकिन वहाँ से खबर आ रही है कि जो इंडिया के थे ना इन्वेस्टर्स बांग्लादेश में, जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी फैल रही थी, वो उन सब ने पैसा अपना विड्रॉ कर लिया। और भी इंडिया के साथ फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिलेशंस जो है, इंडिया बांग्लादेश खासा अंडर डेट है टू इंडिया। तो इंडिया वो आर्म ट्विस्टिंग तो कर सकता है इन हालात में, लेकिन इंडिया भी देख के करेगा कि अगर बहुत ज़्यादा किया तो फिर तो बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब डिप्लोमैटिक गेम कैसे चलेगी, इसे कहते हैं स्टिक एंड कैरेट डिप्लोमेसी। स्टिक भी आप दिखाएँ, कैरेट भी दें। अब देखना है कि इंडियन डिप्लोमेट्स इसको कैसे हैंडल करते हैं और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी डिप्लोमेट इसको कैसे हैंडल करते हैं। इस वक़्त कुछ नहीं कहा जा सकता। आई थिंक इंडिया वुड नॉट वांट के पाकिस्तान और बांग्लादेश का बहुत कोई क्लोज़ रिलेशनशिप हो जाए। एक और बात मैं कह दूँ कि जी। आई डोंट थिंक इंडिया विल अलाउ कि पाकिस्तानी मिसाइल्स वहाँ पे स्टेशन हो जाएँ। अगर कोशिश ऐसे हुई तो इंडिया मिलिटरीली इंटरवीन करेगा। तो लेकिन अगर ये नहीं होता हुँ। और सिर्फ बातें होती हैं तो आई डोंट थिंक इंडिया विल इन्वेड बांग्लादेश। ये मैं कहना कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश कितना इम्पोर्टेंट है इस रीजन में? कि उसके साथ सबके टर्म्स होने चाहिए या आपको लगता है कि इतनी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट कंट्री नहीं है? देखिए, बांग्लादेश का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, वो बर्मा से मिलता है और बर्मा और चाइना के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। बल्कि चाइना भी ऊपर से कनेक्ट कर सकता है बांग्लादेश के साथ। अब मुझे एकदम ज्योग्राफी याद नहीं है, लेकिन कोई रास्ता निकल सकता है। दरिया तो वहाँ से ही आते हैं ना सारे। ये ब्रह्मपुत्र और ये गंगा जो है, ये ओरिजिनली महल कलकत्ता के बेसिन से ये शुरू होते हैं। तो कितना वो ईस्ट बंगाल में है नहीं है, मेरे सामने अब वो मैप नहीं है, तो आई कांट स्पीक विद अथॉरिटी। लेकिन चाइना वुड लाइक टू कल्टीवेट बांग्लादेश। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर जैसे कहा जा रहा है कि डॉक्टर यूनुस इज वेरी क्लोज टू द अमेरिकन्स, तो कैन बांग्लादेश अफोर्ड टू annoy the Americans? The question, the answer should be no. और इंडिया और अमेरिका जो है वो भी क्लोज है। तो ये बड़ा एक वो क्या कहते हैं, टाइट रोप पे चलने वाली बात है, हाउ टू राइट, बैलेंस राइट। थिंग्स। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि डिप्लोमेसी यहाँ पे क्या काम करेगी, स्टिक और कैरेट वाला काम क्या क्या यहाँ पे होगा। और इसमें टू ग्रेट पावर्स, सुपर पावर्स आप कह लें, चाइना और अमेरिका कहाँ खड़े होंगे, ये देखना होगा। इट्स टू अर्ली टू से। चाइना वुड लाइक टू कम इन, आई एम श्योर, बट इफ Yunus is so close to the Americans, can he afford to do that? That's the big question. बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर हम जिस तरह से देखते हैं तो हमें तो यही समझ आती है कि भारत के साथ जिस कंट्री के रिलेशंस भी खराब होते हैं, पाकिस्तान के उसके साथ बड़े अच्छे हो जाते हैं और जिनके अच्छे होते हैं पाकिस्तान के उनके साथ खराब हो जाते हैं। ये देखें ना, इसकी बहुत अच्छी मिसाल आप दे रही हैं। ये जाकिर नायक को क्यों बुला रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि क्योंकि वो हिंदुस्तान, भारत के खिलाफ जी। हाँ, एक तो वो भारत के खिलाफ बकवास करते हैं। हम्म, दूसरी बात है, इंडिया में वो वक्फ जो हम्म, प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, उसके ऊपर अब डिस्कशन शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। कई लाख एकड़ उनके पास है। और मैं जब इंडिया में था लास्ट ईयर, हम्म, नॉट ऑन दिस विजिट, अर्लियर लास्ट ईयर विजिट, तो मुझे कई मुसलमान मिले, पढ़े लिखे, कोई सर्जन थे, कोई कुछ थे। वो कहते हैं ये जो हमारी शराफी है ना वहाँ पे, वो ये सारी ज़मीन बेचती बेचती जा रही है और आम इंडियन मुसलमान को गरीब रखा हुआ है।
उनको पढ़ाई लिखाई के बजाय मस्जिदों में जो होता है रिवाज हमारा, वहां पे प्रेस किया हुआ है। मदरसे। और वो क्या कहते हैं, गेटो इलाके में रहते हैं, बॉम्बे के अंदर भी। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी हुकूमत ने इसलिए ले ली थी अयूब खान के दौर में कि ये जितने सजादा नशीन थे, ये वो इस्तेमाल करते थे अपने फ़ायदे के लिए और ज़मीन बेच रहे थे। तो हमारे तो अपने यहाँ पे केसेस हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी हुकूमत ने इसलिए ले ली कि वो मिसयूज़ हो रही थी। तो अगर अब इंडिया में वो सर, कर रहे हैं इसके ऊपर एक्शन, तो ज़ाकिर नाइक ने उसके खिलाफ बड़ा बयान दिया है। आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गेस्ट चीफ उसे अपना ऑफिशियल गेस्ट क्यों बनाया है यार इस बंदे को? उसकी क्या अथॉरिटी है? हु इज़ ही? ही इज़ अ फ्यूजिटिव फ्रॉम इंडिया। यही उसकी क्वालिफिकेशन है। तो उसे सर बुला 2 लिया। वीक्स के लिए उसको और उसके बेटे को 2 वीक्स के लिए बुला लिया है। वो हर जगह लेक्चर देगा जाके, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। चलो अब फिर पाकिस्तान करते ही है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक्सट्रीमिज़्म और फैलेगी, पता नहीं उससे क्या-क्या बातें करवाएँगा। सो लेट्स वेट एंड सी कि वो कहते क्या हैं। You know, बिल्कुल in ऐसे। 2001 I was in Bombay, इंडिया पाकिस्तान पीस पे, वहाँ पे मैंने लेक्चर दिया। इनके वालिद जो हैं वो वहाँ पे आए हुए थे, वो मुझे घर ले गए कि आपको मैंने लेके जाना है यहाँ पे। मेरा हालाँकि एक और प्रोग्राम था, वो कैंसल करना पड़ा। वहाँ पे ये बैठे हुए थे ज़ाकिर नाइक, ही वाज़ स्टिल अ टीनेजर एट दैट टाइम। और पता लगा कि सऊदी अरेबिया इनकी बड़ी मदद करता है, यानी दलित्स को कन्वर्ट करो, ये करो, वो करो। तो तब से ये लोग इसमें एक्टिव हैं। अ, अब इनको बुलाया जा रहा है यहाँ पे। मैंने इनकी तकरीरें सुनी है, ही इज़ जस्ट अ डेमागोग। सर, यानी सर अंग्रेज़ पाकिस्तान में कोई कमी है? सर पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कोई कमी है जो एक कोई और को कमी बुलाया नहीं है। जा रहा है? जी, जी, मैं यही कह रहा हूँ, कमी बिल्कुल नहीं है। तो इसका पॉलिटिकल वजह क्या है कि वक्फ प्रॉपर्टी पे बात होगी, तो इंडिया को तो ये पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ने खुद वक्फ प्रॉपर्टी का बोर्ड बना दिया था। तो अगर वो बना देते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट कि उसका मिसयूज़ ना हो। देखो बिल्कुल ऐसे। मुसलमानों की जी। अजीब यार साइकोलॉजी बन गई है कि ये एक हर किस्म की नेगेटिव पॉलिटिक्स में अट्रैक्ट होते हैं। आई डोंट नो व्हाई। और खास तौर पे भारत में अगर कुछ हो रहा हो तो ज़रूर हमें कोई कोई ना कोई कोई एक्शन लेना होता तो जिन्ना साहब ने है। ये ऐसा। सियासत की बुनियाद डाली थी, उसी डगर पे पाकिस्तान चलता है। उनको कोई और नज़र ही नहीं आता तरीका अपने आप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टीयर करने का। ऐसे ही लगता है सर। बहुत शुक्रिया कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू यू आर सर। वेलकम।